नोकिया, ये नाम सुनते ही लाखों करोड़ों लोगों के दिलों में एक ही सवाल उठता है कि क्या कभी दोबारा नोकिया स्मार्टफोन हमारे हाथों में आएगा। क्योंकि वो सुनहरा दौर आज भी भूलना मुश्किल है जब नोकिया 3310 पर स्नेक गेम हमारा फेवरेट टाइम पास हुआ करता था। नोकिया 1100 की बैटरी हफ्तों तक हमारा साथ देती थी। उसका टॉर्च भी किसी लग्जरी फीचर से कम नहीं लगता था। और जिसके पास 3MP कैमरा वाला नोकिया 6600 होता था, उसका स्टेटस ही अलग होता था। नोकिया एक फोन नहीं था बल्कि एक इमोशन था। उसकी रिंगटोन आज भी पुरानी यादें ताजा कर देती हैं। लेकिन जिस कंपनी ने दुनिया की 60-70% मोबाइल मार्केट पे राज किया, वो रातों रात गायब कैसे हो गई। बहुत कम लोग जानते हैं कि नोकिया की कहानी 160 साल पुरानी है। एक पेपर मिल से शुरुआत, फिर रबर, फिर केमिकल्स, केबल और टेलीविजन, और फिर 90s में आया वो मोड़ जिसने नोकिया को मोबाइल की दुनिया का बादशाह बना दिया। 2 दहाइयों तक नोकिया का मतलब था भरोसा, ड्यूरेबिलिटी और इनोवेशन। लेकिन फिर 2007 में आईफोन ने गेम पलट दिया। दुनिया टच स्क्रीन की तरफ मुड़ गई। सैमसंग और सोनी एरिक्सन अपने स्मार्टफोन के साथ नोकिया को पीछे छोड़ने लगे। हालांकि एंड्रॉइड अपनाने के मौके नोकिया के दरवाजे पर कई बार आए, लेकिन सक्सेस के घमंड और उसके गलत फैसलों ने नोकिया को पुराने दौर में ही बांधे रखा। ऊपर से माइक्रोसॉफ्ट के साथ पार्टनरशिप ने हालात और बिगाड़ दिए। विंडोज फोन चला ही नहीं, मोबाइल डिवीजन बिक गया और HMD की कोशिशें भी उस पुरानी चमक को वापस न ला सकी। तो क्या अब नोकिया सच में खत्म हो गया? अगर ये बात सच है तो हाल ही में एनवीडिया ने नोकिया में $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट क्यों किया? क्या नोकिया के पास ऐसा सीक्रेट ग्लोबल बिजनेस भी है जिसके बारे में दुनिया को अब भी बहुत कम पता है? आज की इस वीडियो में हम नोकिया के राइज, फॉल और उसके हिडन एम्पायर के बारे में समझेंगे, जो कि शायद फिर से तारीख बदल सकता है। कहानी की शुरुआत होती है 1865 में। फिनलैंड की बर्फीली जमीन पर एक 27 साला नौजवान इंजीनियर फ्रेडरिक एडस्ट्रम एक पेपर मिल की शुरुआत करते हैं। उस टाइम पे यूरोप तेजी से इंडस्ट्रियलाइज हो रहा था, लेकिन फिनलैंड में मॉडर्न मिल्स की कमी थी। 3 साल बाद 1868 में नोकियन विर्ता रिवर के किनारे फ्रेडरिक ने दूसरा बड़ा मिल एस्टेब्लिश किया और इसी रिवर के नाम पर नोकिया की बुनियाद रखी गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये छोटा सा नाम आगे चलकर एक ग्लोबल ब्रांड बन जाएगा। इस कंपनी की शुरुआत बिल्कुल सिंपल थी, लकड़ी के पल्प से पेपर बनाना। लेकिन धीरे धीरे नोकिया सिर्फ एक पेपर कंपनी नहीं रही, बल्कि वो फिनलैंड इंडस्ट्रियल की बैकबोन बनती गई। क्योंकि पेपर बिजनेस की सक्सेस ने कंपनी को कॉन्फिडेंस दिया कि उसका दायरा सिर्फ पेपर इंडस्ट्री तक महदूद नहीं रहना चाहिए। जैसे जैसे फिनलैंड आगे बढ़ता गया, नोकिया ने भी तेजी से अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई किया। पेपर्स के अलावा उन्होंने रबर बूट्स, टायर्स, केमिकल्स, पावर केबल और टेलीकॉम केबल्स भी बनाए जाने लगे। उस दौर में इंडस्ट्रीज कम थी, जॉब्स काफी कम थी और इंफ्रास्ट्रक्चर भी काफी कमजोर था। नोकिया ने इन्हीं गैप्स को फिल करना शुरू कर दिया। खेतों में काम करने वाले लोग फैक्ट्री वर्कर्स बनने लगे। छोटे कस्बे अब इंडस्ट्रियल हब में तब्दील हो गए और नोकिया का कद इतना बड़ा हो गया कि वो फिनलैंड की इंडस्ट्री का बैकबोन बन गया। फिर इसके बाद दौर आया 80s का। दुनिया कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक के दौर में एंटर कर चुकी थी। नोकिया भी पीछे नहीं रहा। टेलीविजन, डिजिटल गैजेट्स, अर्ली कंप्यूटर्स और रेडियो फोन जैसे नए प्रोडक्ट्स ने नोकिया की आइडेंटिटी को पेपर से हटाकर इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में शिफ्ट कर दिया। लेकिन कंपनी समझ चुकी थी कि इलेक्ट्रॉनिक्स बस शुरुआत है, असली फ्यूचर टेलीकॉम और ग्लोबल कनेक्टिविटी में छुपा है। इसीलिए नोकिया ने अपने पुराने बिजनेसेस को धीरे धीरे बेचकर अपना पूरा फोकस टेलीकॉम, मोबिलिटी और डिजिटल कम्युनिकेशन पर लगा दिया। साल 92 के आते आते यूरोप GSM टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहा था और नोकिया इस रेवोल्यूशन में सबसे पहले कूद पड़ा। अर्ली मूवर एडवांटेज की वजह से नेटवर्क स्विचिंग सिस्टम, बेस स्टेशन और डिजिटल GSM स्टैंडर्ड्स में नोकिया की पकड़ इतनी मजबूत बन गई कि कोई उसका मुकाबला ही नहीं कर पाया। और जैसे ही GSM का ग्लोबल रोल आउट शुरू हुआ, नोकिया ने दुनिया को ऐसा मोबाइल सिस्टम दिया जिसने ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन की डेफिनेशन को ही बदल दिया। साथ ही मिड 90s तक नोकिया ने अपने मोबाइल फोन्स भी लॉन्च करना शुरू कर दिए और इसके बाद जो हुआ वो किसी मौजज़े से कम नहीं था। कुछ ही सालों में नोकिया फिनलैंड की बाउंड्री से निकलकर एक ग्लोबल ब्रांड बन गया। पूरी दुनिया के दर्जनों ममालिक में मोबाइल कनेक्टिविटी नोकिया के मोबाइल्स पर चलने लगी। लेकिन जैसे जैसे कंपनीज आगे बढ़ती हैं, उनका चैलेंज सिर्फ प्रोडक्ट या मार्केट का नहीं होता, बल्कि उस सिस्टम का भी होता है जो पूरे बिजनेस को मैनेज करता है। नोकिया के दौर में भी दुनिया भर में फैले ऑपरेशंस को मैनेज करना इतना आसान नहीं था। सेल्स, लॉजिस्टिक, फाइनेंस, वेयरहाउस और HR सब कुछ एक साथ सिंक में चलना जरूरी था। आज किसी भी ग्रोइंग कंपनी के लिए सबसे जरूरी स्टेप यही माना जाता है कि उसके सारे डिपार्टमेंट एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कनेक्टेड हो। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि मोबाइल फोन सिर्फ सामने दिखने वाला एक हिस्सा है, लेकिन असली बड़ा
बिजनेस तो वो टेलीकॉम नेटवर्क्स थे, पूरी दुनिया जिनके सहारे मोबाइल कॉल्स, एसएमएस और इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं। पेपर से इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स से ग्लोबल टेक लीडरशिप तक नोकिया का राइज एक हिस्टोरिक ट्रांसफॉर्मेशन था। फिर 90s का वो आखिरी दौर आया जब दुनिया डिजिटल कम्युनिकेशन की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। नोकिया की कहानी तो मोबाइल फोन्स में बहुत पहले से ही शुरू हो चुकी थी। 1982 में नोकिया ने अपनी पहली मोबाइल डिवाइस मोबिरा सेनेटर लॉन्च किया, जिसका वेट लगभग 9.8 केजी था। इसके बाद टॉकमैन सीरीज आई और फिर 760 ग्राम का सिटी मैन फोन आया। लेकिन ये तो बस मोबाइल रेवोल्यूशनरी की शुरुआती तैयारी थी। दुनिया ने नोकिया की कैपेबिलिटी को उस वक्त एक्सेप्ट किया जब 1995 के आसपास उसने नोकिया 101, नोकिया 1011 और नोकिया 2011 जैसे कॉम्पैक्ट मॉडल पेश किए। इसी साल 95 में ही नोकिया ने ऑफिशियली एशिया में एंट्री ली और जो रिस्पॉन्स नोकिया को एशिया में मिला वो वाकई ही हैरान कर देने वाला था। और उसी की बदौलत मिड 90 से लेकर लगातार 14 ईयर्स तक नोकिया ने पूरी दुनिया में नंबर 1 मोबाइल ब्रांड का खिताब अपने पास रखा, जो कि आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड है। फिर मार्केट में आए वो फोन जिसने नोकिया को सिर्फ लीडर ही नहीं बल्कि लीजेंड बना दिया। साल 2000 में आए नोकिया 3310 ने दुनिया को ये बता दिया कि मोबाइल कितने ड्यूरेबल हो सकते हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग बॉडी को देखकर लोग मजाक में कहते थे फोन गिरे तो फोन नहीं जमीन टूट जाएगी। और साल 2003 में नोकिया 1100 ने तो दुनिया में तूफान मचा दिया। हफ्तों तक चलने वाली बैटरी, तेज टॉर्च और नो नॉनसेंस डिजाइन ने इसे हर घर की जरूरत बना दिया। और जानते हैं कि नोकिया की 1100 सीरीज आज भी दुनिया की हाईएस्ट सेलिंग फोन्स है। इसके साथ ही 2003 में आया नोकिया 6600, एक स्टाइलिश कर्वी स्मार्टफोन जिसमें एक VGA कैमरा था और इसने दुनिया में पहली बार यूथ को मोबाइल फोटोग्राफी और म्यूजिक मल्टीमीडिया का मजा चखाया। स्नेक गेम और नोकिया की आइकॉनिक रिंगटोन डेली लाइफ का हिस्सा बन गया। नोकिया सिर्फ एक फोन ही नहीं था बल्कि ये ट्रस्ट और रिलायबिलिटी का नाम बन चुका था और दुनिया के 60% से भी ज्यादा मार्केट पर इसका कब्जा हो चुका था। ये वो दौर था जब नोकिया दुनिया का अनडिस्प्यूटेड किंग था और सच में लगता था कि कोई कंपनी उसे हिला नहीं सकती। लेकिन फिर आया साल 2007 का वो साल जिसने पूरी मोबाइल इंडस्ट्री का रुख ही बदल दिया। नोकिया तब भी दुनिया का राजा था, दुनिया के हर कॉन्टिनेंट पे उसका वजूद था। करोड़ों लोगों के हाथों में नोकिया के फोन और कई मुल्कों की इकोनॉमी नोकिया की टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती थी। लेकिन इस आलीशान एम्पायर के पीछे हल्की सी आग भी चल रही थी, एक ऐसा तूफान जिसे कोई बाहर देख नहीं पा रहा था। ये तूफान था रॉन्ग डिसीजन का, इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट का और बदलती हुई टेक्नोलॉजी को समझने में देर करने का। सबसे बड़ी लड़ाई सॉफ्टवेयर को लेकर थी। नोकिया के टॉप इंजीनियर्स बार बार वार्निंग दे रहे थे कि फ्यूचर टच स्क्रीन्स और मोबाइल इंटरनेट का है और उनका सिम्बियन OS इस नए दौर के लिए बहुत ही पुराना, स्लो और आउटडेटेड हो चुका है। उनका साफ साफ कहना था कि मॉडर्न बेस OS अपनाए बिना नोकिया एप्पल और गूगल जैसे जायंट्स के सामने टिक नहीं पाएगा। लेकिन लीडरशिप सिम्बियन छोड़ने को तैयार ही नहीं थी। उनके लिए सिम्बियन सॉफ्टवेयर ही नहीं बल्कि नोकिया की आइडेंटिटी बन चुका था। यही जिद, ईगो और इंटरनल पॉलिटिक्स धीरे धीरे इनोवेशंस का गला घोटती गई। फिर आया 9 जनवरी साल 2007 का वो तारीखी दिन जब स्टीव जॉब्स स्टेज पर खड़े हुए और दुनिया को पहला आईफोन दिखाया। मल्टी टच स्क्रीन, फुल इंटरनेट ब्राउजिंग और एप्स का नया इकोसिस्टम, एक ऐसा स्मार्टफोन एक्सपीरियंस जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। पूरी दुनिया हैरान रह गई थी। लेकिन नोकिया के CEO ने इस बदलाव को हल्के में लेते हुए और हंसते हुए कहा, दिस फोन विल नॉट इफेक्ट अस। बाद में यही लाइन कारपोरेट हिस्ट्री की सबसे खतरनाक साबित हुई, क्योंकि जिस टेक्नोलॉजी को उन्होंने टेम्परेरी ट्रेंड समझा था वही आने वाले वक्त की पूरी डायरेक्शन तय करने वाली थी। धीरे धीरे आईफोन मार्केट में अपनी पकड़ बनाने लगा। यूजर्स टच स्क्रीन और ऐप बेस्ड एक्सपीरियंस के दीवाने होने लगे। लेकिन नोकिया अब भी इसे फैशन समझकर नजरअंदाज करता रहा। एक साल बाद नोकिया को अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मुश्किल सिर्फ एप्पल की नहीं थी बल्कि एंड्रॉइड फोन मार्केट में तूफान की तरह छा रहे थे। HTC, सैमसंग और सोनी एरिक्सन सभी टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी को अपना चुके थे। इनोवेशन तेजी से बढ़ रहा था और मोबाइल मार्केट का पूरा DNA बदल चुका था। लेकिन नोकिया अब भी अपनी पुरानी सोच से बंधा बैठा था। गूगल कई बार पार्टनरशिप प्रपोजल लेकर आया और नोकिया के इंजीनियर्स भी कहते रहे ओनली एंड्रॉइड कैन सेव अस। लेकिन लीडरशिप का घमंड और सिम्बियन से इमोशनल अटैचमेंट और भारी ब्यूरोक्रेसी ने पूरे बदलाव को रोक दिया। नोकिया ने अपने ही गर्द में डूबने का रास्ता खुद ही चुन लिया। सिम्बियन जो कि नोकिया की सबसे बड़ी ताकत था अब उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुका था। कंपनी को सब कुछ नए सिरे से सोचना था और इसी हलचल के बीच सितंबर 2010 में नोकिया ने स्टीफन इलोप को नया CEO बनाया। इलोप पहले माइक्रोसॉफ्ट के बिजनेस हेड थे, इसीलिए उम्मीद थी कि वो नोकिया को डूबने से बचा लेंगे। लेकिन उनका अगला कदम बहुत ही कंट्रोवर्शियल साबित हुआ। बात है फरवरी 2011 की, जब इलोप ने नोकिया के सभी एम्प्लॉइज को बर्निंग प्लेटफॉर्म के नाम से एक ईमेल भेजा जिस पर
साफ लिखा था कि नोकिया एक बर्निंग प्लेटफॉर्म पे खड़ा है। एंड्रॉइड और आईफोन ने उसका पूरा इकोसिस्टम ब्रेक कर दिया है। सिम्बियन अब मॉडर्न कंपटीशन के लायक ही नहीं बचा और कंपनी को सर्वाइव के लिए रेडिकल चेंज की जरूरत है। उस मेल के पीछे उनके अटेंशन गलत नहीं थे, लेकिन वो मेल कुछ ही घंटों में लीक हो गया, जिससे चारों तरफ कोहराम मच गया। इन्वेस्टर्स घबरा गए और शेयर्स गिरने लगे। लीडरशिप भी पैनिक मोड में आ गई। अनगिनत मीटिंग्स होती रही कि सिम्बियन छोड़ा जाए और नया ओएस बनाया जाए या एंड्रॉइड को अपनाया जाए, लेकिन हर बड़ा फैसला महीनों तक लटकता रहा और उतने में एप्पल और सैमसंग कई साल आगे निकल गए। और फिर नोकिया ने वो कदम उठाया जिसने नोकिया की आखिरी सांस तय कर दी, और वो थी माइक्रोसॉफ्ट डील। पूरा दाव विंडोज फोन पे लगा दिया गया। ये लोग चाहते थे कि नोकिया का ओएस भी एप्पल की तरह क्लोज्ड और एक्सक्लूसिव हो, लेकिन दुनिया तेजी से एंड्रॉइड के ओपन प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ रही थी। लूमिया सीरीज को लॉन्च किया गया, जिसे ना ही ऐप डेवलपर्स ने सपोर्ट किया और ना ही कंज्यूमर को पसंद आया। हालांकि विंडो फोन्स टेक्निकली अच्छे थे, पर कमजोर इकोसिस्टम ने उसे फ्लॉप बना दिया। जो नोकिया 2001 तक दुनिया की 50% मोबाइल मार्केट को कैप्चर करता था, वो 2013 के आते आते 3% तक गिर गया। ये कॉर्पोरेट हिस्ट्री की सबसे बड़ी कोलैप्सेस में से एक है। फैक्ट्रीज बंद होने लगी, टॉप टैलेंट कंपनी को छोड़ने लगे, ब्रांड वैल्यू गिरती गई और हालात इतने ज्यादा खराब हो गए कि साल 2013 में नोकिया को मजबूरन अपना कीमती एसेट मोबाइल डिवीजन माइक्रोसॉफ्ट को बेचना पड़ा। इलोप अपनी टीम के साथ माइक्रोसॉफ्ट में चले गए, लेकिन विंडोज फोन को बचाने की उनकी सारी कोशिशें नाकाम रही। सिर्फ एक साल में ही साफ हो गया कि नोकिया का एम्पायर आखिरी सांसें ले रहा है। आखिरकार 2016 में माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया का मोबाइल डिवीजन बंद कर दिया और इसी तरह एक बड़े एम्पायर का खात्मा हो गया। इसके बाद नोकिया का ब्रांड नेम, उसका फीचर फोन बिजनेस और मैन्युफैक्चरिंग राइट्स HMD ग्लोबल और फॉक्सकॉन को बेच दिया गया। HMD ने एंड्रॉइड फोन के साथ नोकिया को एक बार फिर से उठाने की कोशिश की, लेकिन तब तक मार्केट तेजी से सस्ते और चाइनीज फोन से भर चुका था, जो कि कॉस्ट, फीचर्स और इनोवेशन के मुकाबले में नोकिया से काफी आगे निकल चुके थे। नतीजा ये हुआ कि HMD भी मोमेंटम नहीं पकड़ पाया और साल 2024 के आते आते उन्होंने अपने फोन नोकिया की बजाय HMD के नाम से शुरू कर दिए। ये एक साफ मैसेज था कि मोबाइल इंडस्ट्री में नोकिया का चैप्टर अब तारीख बन चुका है। ये डाउनफॉल सिर्फ मार्केट लॉस ही नहीं था, ये एरोगेंस, गलत जजमेंट, इंटरनल पॉलिटिक्स और इनोवेशन को नजरअंदाज करने का नतीजा था। लेकिन दोस्तों, यहीं से कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। नोकिया का मोबाइल एम्पायर भले ही ढल चुका था, मार्केट शेयर खत्म हो गया था और ब्रांड वैल्यू गिर चुकी थी, लेकिन क्या नोकिया पूरी तरह से बर्बाद हो गया था? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मोबाइल डिवीजन नोकिया के जायंट एम्पायर का छोटा सा हिस्सा था और असली नोकिया कॉर्पोरेशन अभी भी जिंदा थी और चुपचाप अपने अगले राइज की तैयारी कर रही थी। मोबाइल डिवीजन को माइक्रोसॉफ्ट को बेचने के बाद सबसे बड़ा सवाल ये था कि नोकिया आगे किस तरफ रुख करेगा। इसी मोड़ पर कंपनी ने एक ऐसा फैसला किया जिसने उसका फ्यूचर हमेशा के लिए बदल दिया। नोकिया ने साफ समझ लिया कि कल का फ्यूचर सिर्फ स्मार्टफोन में ही नहीं बल्कि टेलीकॉम नेटवर्क्स में है। 4G, 5G और आने वाला 6G। असली जंग इसी दुनिया में लड़ी जानी है, क्योंकि स्मार्टफोन तो लोग एक बार ही खरीदते हैं, लेकिन टेलीकॉम नेटवर्क्स हर सेकंड इस्तेमाल होते हैं और यही नोकिया ने अपनी असली ताकत पहचान ली। इसी बदलते दौर में नोकिया की कमान सौंपी गई मिस्टर राजीव सूरी को, जो नोकिया के लिए कोई नया चेहरा नहीं थे। वो 95 से ही कंपनी से जुड़े हुए थे, नेटवर्क डिवीजन को लीड कर चुके थे, वो नोकिया का राइज भी देख चुके थे और क्रैश भी। सूरी समझते थे कि कमबैक तभी मुमकिन है जब नोकिया अपनी जड़ें टेलीकॉम और ग्लोबल इंफ्रास्ट्रक्चर में मजबूत करे। CEO बनते ही उन्होंने कह दिया था कि नोकिया का मुस्तकबिल मोबाइल फोन से बाहर है और टेलीकॉम नेटवर्क ही बेटर फील्ड है जहां नोकिया को जीतना है। उनकी लीडरशिप में नोकिया ने वो कदम उठाए जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। पहला बड़ा फैसला था सिमियंस की टेलीकॉम यूनिट को अपने अंदर मर्ज करना, जिससे नोकिया सिमंस नेटवर्क दुनिया के सबसे बड़े टेलीकॉम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइडर में बदल गया। उसके बाद नोकिया ने एक और बड़ा गेम चेंजिंग दाव खेला, अल्काटेल लूसेंट का एक्विजिशन। ये सिर्फ एक डील नहीं थी बल्कि नोकिया के दिमाग में एक सुपर कंप्यूटर जोड़ने जैसा था, क्योंकि अल्काटेल के पास था दुनिया का सबसे बड़ा रेप्यूटेड R&D हाउस बेल लैब्स। वही बेल लैब्स जिसने दुनिया को ट्रांजिस्टर, लेजर्स, डिजिटल कम्युनिकेशन और यूनिक्स जैसे इन्वेंशन दुनिया को दिए। इस मर्जर ने साफ दिखा दिया कि नोकिया अब किसी भी ग्लोबल टेक जायंट से पीछे नहीं रहने वाला। इसी दौरान जब दुनिया 4G से 5G की तरफ बढ़ रही थी, नोकिया ने चुपचाप तमाम टेलीकॉम जायंट्स को अपने नेटवर्क सॉल्यूशन देना शुरू कर दिया। चाइना की हवावे पर कई मुल्कों ने पाबंदी लगा रखी थी और एरिक्सन फाइनेंशियल स्ट्रगल कर रहा था। इसी का फायदा नोकिया ने उठाया और तेजी से दुनिया का टेलीकॉम बैकबोन
बनता गया। आज यूरोप, यूएस, लैटिन अमेरिका, मिडिल ईस्ट और एशिया, हर कॉन्टिनेंट में नोकिया के 5G नेटवर्क इनविजिबल बैकबोन की तरह काम करते हैं। और साल 2020 के आते आते नोकिया की पहचान पूरी तरह से बदल चुकी थी। स्मार्टफोन सिर्फ नाम के लिए थे, जिन्हें HMD ग्लोबल लाइसेंस के तहत बनाता था। असली नोकिया अब $30 बिलियन की टेलीकॉम कंपनी बन चुकी थी। आज नोकिया के पास दुनिया का सबसे मजबूत 5G और आने वाले 6G का R&D इकोसिस्टम है। हजारों 5G पेटेंट्स हैं और सबमरीन केबल्स, क्लाउड नेटवर्किंग और इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में वो वर्ल्ड लीडर है। फिर आता है कहानी में एक नया ट्विस्ट जिसने पूरी दुनिया का ध्यान नोकिया की तरफ मोड़ दिया। एनवीडिया ने नोकिया में पूरे $1 बिलियन का स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट कर दिया। एनवीडिया जो AI और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग का ग्लोबल किंग है, इन्वेस्ट तब ही करता है जब कोई कंपनी सच में फ्यूचर की नींव रख रही हो। और यहीं पे दुनिया को समझ आया, नोकिया सिर्फ टेलीकॉम ही नहीं बल्कि AI ड्रिवन 6G नेटवर्क, ऑटोनोमस कनेक्टिविटी और नेक्स्ट जेन क्लाउड सिस्टम बना रहा है, जहां नेटवर्क्स खुद सीखेंगे, खुद रिपेयर होंगे और खुद ही ऑप्टिमाइज होंगे। ऐसी टेक्नोलॉजी जो आने वाले सालों में टेलीकॉम इंडस्ट्री का रुख बदल सकती है। तो सवाल ये है कि क्या नोकिया स्मार्टफोन वापस आएंगे? तो जवाब है नहीं। लेकिन क्या नोकिया फिर से जायंट किंग बन चुका है? तो जवाब है बिल्कुल। नोकिया की नई सल्तनत मोबाइल से काफी बड़ी है और दुनिया अभी उसकी असली स्केल को समझ नहीं पाई है, क्योंकि कमबैक ऑलवेज हैपेंस इन साइलेंस। नोकिया का असली कमबैक फोन्स बनाकर नहीं बल्कि दुनिया को फिर से कनेक्ट करने का हो रहा है। नोकिया इज स्टिल इन द गेम। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।